हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार में जलवायु स्मार्ट कृषि की जरूरत क्यों। किसी भी टॉपिक को हम तोड़ के पढ़ते हैं ताकि उसको पढ़ने में, समझने में और आंसर राइटिंग करने में आसानी हो जाए। तो इसमें हम देखेंगे कि जलवायु स्मार्ट कृषि क्या होती है, खाद्य सुरक्षा में बिहार का क्या महत्व है, बाढ़ और बिहार का केस स्टडी करेंगे, फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का क्या महत्व है और आगे की राह देखेंगे। जो बिहार पर्सपेक्टिव से टोटल टॉपिक को जो है ऑर्गेनाइज करा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एग्रीकल्चर भी समाहित है, तो आप ज्योग्राफी में भी इसका यूज कर सकते हो, इकोनॉमी में यूज कर सकते हो, आपका इकोनॉमी यदि सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स के लिहाज से यह इंपॉर्टेंट तो है ही माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, पहले इसको समझ लेते हैं। कभी कभी होता है क्या है, किसी शब्द को पढ़ते हैं ना, तो वो अपने आप में ही अपनी परिभाषा को समाहित किए हुए रहता है माय डियर फ्रेंड। तो यहां पे जलवायु स्मार्ट कृषि का मतलब क्या हुआ कि कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें जलवायु को ध्यान में रख के चीजों को करा जाए। जो कृषि में तकनीकी एडॉप्टेशन होता है या जो कृषि की पद्धतियां होती हैं, उनको जलवायु को ध्यान में रख के जो है करा जाए, जो भी पद्धतियां हैं उसको, तो इसी को बोलते हैं जलवायु स्मार्ट कृषि। ठीक है, इसमें हम उन तकनीकों के बारे में चर्चा करते हैं, उन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं जो फसल प्रोडक्शन और पोषण को ध्यान में रखते हुए साथ साथ जो फसलीय पद्धति है, अर्थात यूं कहें इन शॉर्ट की जो एग्रीकल्चर है, उसका जो विपरीत प्रभाव पड़ता है जलवायु के ऊपर, उसको मिटिगेट करते हुए हम आगे बढ़ें, उसी को बोलते हैं जलवायु स्मार्ट एग्रीकल्चर, दैट मीन्स क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, ये ग्राफ के थ्रू मैंने यहां पे समझाया है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में तीनों टर्म समाहित होते हैं, एडेप्टेशन, प्रोडक्टिविटी और मिटिगेशन। इन तीनों का समावेशीकरण ही क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है। ठीक है, मिटिगेट क्या करेगा, जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है उसको ये रिड्यूस करेगा। उसके साथ साथ जैसे आपको पता है, पेड़ पौधे जो है कार्बन, नेचुरली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, कार्बन संचयन का, प्राकृतिक रूप से कार्बन संचयन का काम करते हैं, तो इसमें होगा। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होता है ना, तो इसको मिटिगेट किया जा सकता है, इसको नॉर्मल लेवल पे लाया जा सकता है। इसके बाद इसमें प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान दिया जाता है, जिसमें फूड, एनर्जी और इकोसिस्टम सर्विसेज आते हैं। इन सबका समावेशीकरण जो है जलवायु स्मार्ट एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं एक दो लाइन में कि देखिए, ऐसी तकनीकियां डेवलप करी जाए या उसको एडॉप्ट करा जाए जिससे हम फसल के प्रोडक्टिविटी पे और फसल के प्रोडक्टिविटी पे भी कोई मतलब विपरीत प्रभाव ना पड़े और उसके पोषण स्तर पर भी कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, और इसमें जो इन्वायरमेंट होता है उसका भी डायमेंशन जो है ऐड हो, अर्थात जो एग्रीकल्चर का विपरीत प्रभाव पड़ता है वो जो है हम मिटिगेट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम जलवायु स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, ये टर्म हमने समझ लिया। ओवरऑल आई होप कि आप चीजों को मतलब गेन कर पाए होंगे। अब देखते हैं कि बिहार का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, थोड़ा इसको ब्रेक करके देखते हैं, फिर आपस में इंटरलिंक करेंगे। देखिए, बिहार जो है देश के सबसे उपजाऊ उत्तरी मैदान में स्थित है। सबसे मोस्ट फर्टाइल जो लैंड होता है ना विश्व का, उसमें से एक है नॉर्दर्न बिहार का जो प्लेन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। और इस भूमि में इतनी कैपेसिटी है कि आने वाले समय में पूरे भारत को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके। ठीक है, बेहतरीन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से यह समृद्ध है यह एरिया। इसके साथ साथ यहाँ का जो विशिष्ट मौसम है ना, तो यहाँ पे फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। जितने भी आप पूर्वी स्टेट देखोगे, इसका मौसम बहुत विशिष्ट है। ठीक है, तो यहां पे जो विविध प्रकार के फसल होते हैं उनका ये मौसम जो है सपोर्ट करती है। मतलब फसल में विविधीकरण अपनाया जा सकता है। ये नहीं कि केवल गेहूं ही उगा सकते हैं, धान भी उगा सकते हैं, मक्का भी उगा सकते हैं, जौ भी उगा सकते हैं, ज्वार भी, दाल भी, सब कुछ उगा सकते हैं। मतलब खाने से लेके तेलहन वगैरह सारी चीजें जो कुछ भी हैं, हर एक तरीके के फसल जो है यहाँ का मौसम सपोर्ट करता है, हर एक तरीके का फसल उगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इन्हीं सारी चीजों के वजह
वजह से जो ये इसका फीचर है ना, जो इसकी विशेषताएं हैं, इन्हीं सारी विशेषताओं के वजह से यह जो है कई दशकों से बिहार की इकोनॉमी की रीढ़ बना हुआ है माय डियर फ्रेंड। ये सर्वविदित है और आपको ये चीजें पता होगा। आपको पता होगा कि बिहार की जो टोटल जनसंख्या है उसमें लगभग 80% जो है वर्क फोर्स जो है वो इसमें बिहार का जो वर्क फोर्स है ये एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में काम करता है। और ये एसडीपी की बात करें, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो ये लगभग जो है यह 20% जो है यह योगदान करता है एग्रीकल्चर बिहार के एसडीपी में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। जब इतना आप अब सोचोगे कि जब इतना महत्वपूर्ण है, इतनी सारी चीजें यह प्रोवाइड करा रहा है, फर्टाइल लैंड है, मौसम ऐसा है कि फसल विविधीकरण को सपोर्ट कर रहा है, इसके साथ साथ यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा, मतलब जो जलोढ़ मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो आखिर ऐसा चिंता का क्या बात है कि हम यहां पे सोच रहे हैं कि बिहार में जलवायु स्मार्ट कृषि को अडॉप्ट करा जाए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यदि आपका दिमाग जिंदा है तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन राइज होना जो है लाजमी है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए चिंता का क्या विषय है। एक टर्म है हाइड्रोमेट्रियोलॉजिकल डिजास्टर, इन हिंदी जलीय मौसमी आपदा। अब ये क्या है, कौन सी बला है, इस चीज को समझो। देखोगे यदि बिहार का यदि प्रीलिम्स में आपने ढंग से प्रिपरेशन करा होगा, देखिए थोड़ा सा मैं अपना मतलब मार्केटिंग कर लेता हूं, या यूं कहे कि आपकी सहायता के लिए जो चीजें हमने क्रिएट करी है उसको मैं आपको बता दूं कि देखिए हमने 67th मेंस के लिए काफी मतलब फ्यूचरिस्टिक और काफी प्रोडक्टिव तरीके से हमने नोट्स वगैरह तैयार किया। हमारा कोर्स चल रहा है, हमारे बैचेज चल रहे हैं, लगभग जो है हमारे पास 3 बैचेज चल रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अभी तक आपको ये लग रहा है कि आपका करंट अफेयर्स अधूरा है या होलिस्टिक प्रिपरेशन जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर के लिए अधूरा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 981063, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 9810638805, ये 8 है। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप करके कॉल करके हमसे कोर्स की जानकारी ले सकते हो, या मात्र 2100 रुपये में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी और जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसके साथ साथ हम 68 बीपीएससी प्री के लिए भी बैच शुरू कर दिए हैं, जिनका 2500 जो है यह चार्ज है। इसमें सारी चीजें एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपको पढ़ाई जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट मॉर्निंग में आपको स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा और इवनिंग में उसी से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी। सारी चीजें ये ऑनलाइन है। जुड़ने के लिए सेम प्रोसेस है, ये हमारा नंबर है 9810638805। ठीक है, इस नंबर से जुड़ के इस नंबर पे कॉल करके जो है आप सारी चीजें हमसे प्राप्त कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो और हमारे कोर्स से जो है ऐड हो सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहां पे बात कर रहा था कि ये जो है अगर बिहार में इतना ही, बिहार की मिट्टी इतना ही उपजाऊ है, इतना ही सारी चीजें स्पेशल है, तो आखिर चिंता का क्या विषय है। तो चिंता का विषय है हाइड्रोमेट्रियोलॉजिकल डिजास्टर, माफ कीजिएगा, अर्थात जलीय, ये मिट जा रहा है, अर्थात जलीय मौसमी आपदा। अब ये किस तरीके से प्रभावित करता है, केस स्टडी के थ्रू हम पढ़ेंगे। हालिया वर्षों में जैसे 2021 में जो है काफी ज्यादा विभीषिका झेला था बाढ़ का बिहार ने, उसका केस स्टडी करेंगे, कितना नुकसान हुआ, हर एक साल नुकसान होता है, सारी ICAR का रिपोर्ट इंक्लूड करेंगे, देखेंगे केस स्टडी के थ्रू। पहले मैं बता देता हूं कि क्यों जो है ये जलीय मौसमी आपदा की वजह से ये इतना परेशान है और क्यों जो है इसके नीति नियंता जो है जो सरकार है क्यों इसको नेग्लेक्ट कर रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। पहले बात, हम इसका ज्योग्राफिकल एक फीचर देख लेते हैं। यदि गंगा मैया का ऊपरी हिस्सा देखो, जो गंगा मैया पूरे बिहार को लगभग 2 पार्ट में बराबर 2 पार्टों में बांट देती हैं, तो इनके ऊपरी हिस्से को देखो तो ये जो है हिमालयी नदियों का आंगन है, प्रांगण है। यहां पे अनेक हिमालयी नदियां बहती हैं। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज नेपाल के थ्रू आते हुए कुछ बिहार में भी निकलती हैं, आते हुए गंगा में सबमर्ज हो जाती हैं और हर एक साल बाढ़ आता है।
तो ये बाढ़ का आपको पता है बहुत ज्यादा विभीषिका लाता है। और जो गंडक नदी है ना वो महत्वपूर्ण है, ये वाला एरिया काफी ज्यादा ये डेंजरस जोन में है बाढ़ के लिहाज से, ठीक है। कोसी वाला भी एरिया है, बट ये वाला एरिया जो है ये भी काफी ज्यादा डेंजरस है और कई बार जो है ये काफी ज्यादा विभीषिका लाता है। तो ये क्या है, एक तरीके से देखते हैं ये बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। वहीं दक्षिणी बिहार को देखें तो ये नदियों का आरोह है। जैसे घर होता है ना, तो घर का एक सामने वाला हिस्सा होता है, एक पीछे वाला, तो पीछे वाले हिस्से को आरोह बोलते हैं। तो ये नदियों का आरोह है। यहां पे नदियां हैं ही नहीं, जो है वो भी मौसमी है। तो ये क्या है, सूखा प्रवण क्षेत्र है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन जो है, इन दोनों का संयोजन जो है राज्य को उच्च आपदा जोखिम में ले जाता है। एक तो सूखा से रिलेटेड और दूसरा बाढ़ से रिलेटेड, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आप कहोगे कि सर आपके पास क्या प्रूफ है, क्यों हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास अपना तो कोई प्रूफ नहीं है, हम प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। मान लीजिए बाढ़ आता है तो उसको हम लोग देखते हैं सोसाइटी में कितनी विभीषिका होती है, कितने जान माल की हानि होती है, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस बहुत ज्यादा होता है। मैंने कल जो बढ़ती बेरोजगारी के बारे में चर्चा कर रहा था ना जिस टॉपिक पे, उसमें मैंने बताया था कि नॉर्थ बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा कारण यह है कि हर एक साल जो बाढ़ आता है, 19 से 21 ICAR का रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 19 से, इसके अनुसार 19 से 21 जिले जो है हर एक साल बिहार के बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो ये फसल का नुकसान तो करते ही हैं, साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ रहता है ना एक साल में, उसको ये मतलब तहस नहस कर देते हैं। रोड टूट जाता है, रेल बंद हो जाता है। तो एक बात बताइए, कोई इंडस्ट्री नॉर्थ बिहार में यदि अपना डेवलप करने मतलब सेटअप करने की कोशिश करे, तो वो इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले सारी चीजें देखी जाती है। तो यदि ज्योग्राफिकल स्टडी करेंगे उसके इंजीनियर, तो उनको क्या पता चलेगा कि यहाँ हर एक साल जो है परिवहन का जो साधन है, कनेक्टिविटी का साधन है, वो बाढ़ के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसको फिर से डेवलप करने में काफी ज्यादा समय लगेगा। तो जो हमारा सप्लाई चेन है मार्केट का, वो टूट जाएगा। तो यहां पे इंडस्ट्री डेवलप हो ही नहीं सकती है जब तक बाढ़ का मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा, माय डियर फ्रेंड। और इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोग पलायन के लिए मजबूर होंगे। उससे क्या होगा, जो बेरोजगार युवा हैं, तो आज के फिजिकल वर्ल्ड में पैसा जो है स्टेटस सिंबल माना जाता है। ऑब्वियस, पहले भी माना जाता था लेकिन आजकल ज्यादा माना जाता है। आप कितने अच्छे हो पर्सनली लेवल पे कोई नहीं देखेगा, लेकिन यदि इफ यू आर रिच, तो आपको जितना रिच रहोगे उतना माना जाता है कि आप अच्छे हो। इसमें क्या होता है, सामाजिक तनाव बढ़ता है। जो बेरोजगार होते हैं उनको क्या होता है, सोशल ये जो स्टिग्मा होता है उसका सामना करना पड़ता है। वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, अवसाद में जाते हैं, और उनका दुरुपयोग जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो ये बाढ़ है ना, एक ये विभीषिका है, इसको ढंग से मैनेज नहीं करने की वजह से बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो आपको बताना चाहूंगा कि केस स्टडी 2021 की काफी ज्यादा बाढ़ का विभीषिका आया था। इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट जो है प्रभावित हुए थे 20 जिले प्रभावित हुए थे, जिसमें 4 लाख हेक्टेयर जो है खरीफ फसलों का नुकसान हो गया था। बहुत सारी और सारे डाटा डाला गया है, पीडीएफ नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उससे पढ़ लेना, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार का जो अप्रॉक्स 9.36 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है ना, उसमें से 3 मिलियन हेक्टेयर जो है बाढ़ के जोखिम में आता है, कुछ सूखे के जोखिम में आता है, जिसमें इन 3 मिलियन हेक्टेयर भूमि में 2.52 लाख हेक्टेयर भूमि जो है ये हाईली रिस्क जोन में आता है, जो हर एक साल डिस्ट्रॉय हो जाता है बाढ़ से। किसी भी तरीके का फसल लगाओ, ठीक है। अब ये विभीषिका आपको बताता है कि कोई ऐसा उपाय मतलब एडॉप्ट करना होगा, कुछ ऐसी, या तो आप बाढ़ को मैनेज करो, तो ऑब्वियस बाढ़ को मैनेज नहीं किया जा सकता, ये नेचुरल है, ज्यादा मैनेज नहीं कर सकते हो। हर एक साल नेपाल जो है गंडक में इतना पानी छोड़ देता है कि गंडक खुद बहुत ज्यादा विभीषिका लाती है, ये उत्तरी और पश्चिमी बिहार में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखो। इसके साथ साथ ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भविष्यवाणी करी है कि 2020, 2050 और 2080 ये ऐसा मतलब 80 तक जो है जलवायु परिवर्तन का फसल पैदावार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। और ICAR ही बता रहा है कि राज्य के 19 से 21 जिले, जो मैंने पहले बता दिया, हर एक साल प्रभावित होते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं। आपने देख लिया कि बाढ़ की क्या विभीषिका है, ICAR ने मौसम परिवर्तन की वजह से सारी चीजें फसल पैदावार पे क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लिया। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका डायरेक्टली प्रभाव देखें तो पहला फसल नुकसान, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा ढांचागत अर्थात जो इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान होता है उसके बारे में बात करी जा रही है। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, जब फसल नुकसान हो जाएगा तो खाने के लिए मतलब चीजें नहीं मिलेगी, गुणवत्तापूर्वक फसल नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा, कुपोषण होगा। ठीक है, जब फसल नुकसान हो जाएगा, मैंने बताया कि 80% ये एबव है 80% मार्क्स से, 80% से ज्यादा जनसंख्या जो है कृषि एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में इंक्लूड है, तो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम उसका एग्रीकल्चर है। और बाढ़ विभीषिका के चलते, एग्रीकल्चर में नुकसान पहुंचाने के चलते उनको होता क्या है, पैसा ही नहीं मिल पाता। तो जो पैसा मिलता है, जो पैसा बचता है सरकार के द्वारा जो कंपनसेशन दिया जाता है, उसमें होता है कि वो बेसिक चीजों में ही खर्च हो जाता है। आजकल इतना हाई इन्फ्लेशन चल रहा है तो उसमें बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, आदमी जो है, व्यक्ति जो है, अपने बेसिक नीड से ऊपर की जो पैरा मोटिवेशन वाली चीजें होती हैं, बेसिक चीजें, तो शिक्षा भी आ रही है, तो शिक्षा पर भी वो ढंग से खर्चा नहीं कर पाता, बस लालन पालन खाने पीने में बस खर्चा हो जाता है। तो उससे क्या होगा, जब लालन पालन में मतलब खाने पीने में ही खर्चा हो जाएगा तो अपने ज्यादा स्वास्थ्य पे नहीं ध्यान दे पाएगा, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाएगा जो उसको सोसाइटी में आगे ले जाए। तो इससे क्या होगा, निरक्षरता बढ़ेगी, ऑब्वियस पैसा ही नहीं बचेगा, इससे गरीबी बढ़ेगी। उसके बाद ऑब्वियस जब कोई पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, अपने आप में कौशल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट नहीं करेगा, अपनी पर्सनालिटी को आज के कंपटीशन के लेवल पे नहीं आएगा, तो ऑब्वियस बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है ना कि इंटरलिंक करके चलना चाहिए। मैंने कल बढ़ती बेरोजगारी क्यों मतलब चिंता का विषय है भारत के लिए और बिहार के लिए, इसके बारे में पूरा केस स्टडी करा था, 5 पेज का PDF नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, पूरा मतलब डिटेल केस स्टडी के साथ। तो उसको यहां पे जोड़ सकते हो ना, बाढ़ भाई एक कॉज मान सकते हो बिहार में इस चीज को, तो इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको ये सोचने के लिए विवश कर देंगी कि भैया कोई ना कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारा जो है हम इन सारी चीजों से बच सकें, इसका जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुप्रभाव पड़ रहा है उन सारी चीजों से बच सकें और भारत को जो है एक फूड सिक्योर नेशन की तरफ आगे ले जाएं। बढ़ती जनसंख्या का डिमांड क्या है, पहले भोजन है होता है। ठीक है, तो उनको पोषण युक्त पैदावार यदि प्रोवाइड कराया जाएगा तभी तो वो अपना पोषण कर पाएंगे, तो फिर आगे की चीजों के बारे में सोचेंगे। तो वो क्या है, अभी बात करी जा रही है। इसके साथ साथ देखिए एक और बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, जब ये सारी चीजें हो रही हैं और बाढ़ की वजह से ये विभीषिकाओं का सामना हम झेल रहे हैं, उसका कुप्रभाव झेल रहे हैं, तो इससे होगा क्या हो रहा है, खाद्य असुरक्षा जो SDG 2 का गोल है कि खाद्य असुरक्षा को मिटाया जाए, बेरोजगारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 8, गरीबी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 1, तो हम कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मतलब टारगेट करा गया है, इसको भी प्राप्त करने में असक्षम साबित हो रहे हैं, चाहे वह राज्य लेवल पे माने या स्टेट लेवल पे माने। तो अब जो है उपाय सोचना जरूरी है। तो उपाय क्या है, CSA क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसमें मैंने क्या बताया कि कृषि में योजनाओं और निवेश जलवायु परिवर्तन और मौसमी जोखिम को ध्यान में रखकर ही करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें होता क्या है, पानी, कीट और पोषण तत्वों में सुधार होता है, इससे वानिकी एवं चारागाह प्रबंधन में भी सुधार होता है। तो इससे होता क्या है, बहुत सारे रोजगार, स्वरोजगार के अवसर भी मिलते हैं, रोजगार के अवसर जनरेट होते हैं। तो ये रोजगार तो उत्पन्न करेगा ही, साथ साथ इस मैनेजमेंट के वजह से जो नुकसान होने वाला है उसको भी मिटिगेट कर सकेगा। बिहार में यदि बात करें तो सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 4-5 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। तो समय की ये अनिवार्यता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स बचे हुए हैं उसमें उनके लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करके थोड़ा बहुत चेंज करके जो है विविधीकरण अपना के जो है उनका जो रिक्वायरमेंट है उस अनुसार जो बाढ़ प्रवण इलाका है, जो सूखा प्रवण इलाका है, उसको हम मैनेज कर सकें और राज्य को और देश को एक फूड सिक्योर नेशन के रूप में डेवलप कर सकें। आई होप कि मैं जो चीजें समझाना चाह रहा था, कन्वे करना चाह रहा था, आप तक बड़ी आसानी से पहुंच गया। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 98 10
638805। इस पे आप कॉल करके हमारा 67 मेंस से भी जोड़ सकते हैं, 68 प्रीलिम्स से भी जोड़ सकते हैं। देखिए 67 प्रीलिम्स जो 8 नंबर 10 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाए, आने वाले जो बदलता सिनारियो है, नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होने वाली है, तो इसके लिहाज से जरूरी हो गया है कि आप फैक्ट्स के साथ साथ एनालिटिकल अप्रोच के साथ भी चलो, ताकि आपका प्री भी चले इंटीग्रेटेड और साथ में मेंस भी चले। तो इसलिए हमने प्री का भी इसी तरीके का फॉर्मेटिंग करके प्री के लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया है, तो आप दोनों के लिए जुड़ सकते हो। ठीक है, देखिए आपका प्री नहीं निकला तो बहुत सारे लोग अभी संताप को लेके धो रहे हैं। ऑब्वियस ये चीजें ना निकलना एक कॉमा है आपके जीवन में, और कॉमा के बाद हमेशा शुरुआत की संभावना होती है, तो शुरुआत करना बहुत ही आवश्यक है। आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि आप बीपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीएससी तीनों एग्जाम जो है आराम से दे सको, या हिंदी बेल्ट का जैसे आरपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, हिंदी बेल्ट का जो भी एग्जाम है आप आराम से दे सको, क्रैक कर सको और अपने जीवन में आगे बढ़ सको। डियर फ्रेंड, आपने अंत तक बहुत धैर्य के साथ मेरे सारे बातों को सुना, अपने जीवन में इसे जरूर उतारना, अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें वैल्यू एडिशन करना, ताकि जो है आपका प्रिपरेशन एक अप टू मार्क हो सके, स्टैंडर्ड लेवल पे जाए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।